हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8th की साइंस के चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स obtained from natural और आर्टिफिशियल सोर्सेज। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स। देखिए, जो कपड़े हम जो डालते हैं वो फाइबर के बने होते हैं, फैब्रिक्स के, और जो फैब्रिक्स है वो फाइबर का बना होता है। जो कुछ नेचुरल होते हैं और जो कुछ आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से हमें मिलते हैं। क्या आप बता सकते हैं कुछ नेचुरल फाइबर्स को? देखिए, जो ज़्यादातर जो कॉटन है वो एक नेचुरल फाइबर है। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक ए लिस्ट ऑफ सम आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर। Try to separate them from those made from natural fiber and those made from artificial fibers। देखिए, एक एक्टिविटी है, इसमें आप नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर की एक लिस्ट बनाइए। अब आपने देखा, you have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. The synthetic fiber, on the other hand, are made by human being. This is why they are called synthetic और man-made fibers। देखिए, जो फाइबर हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क एट्सेट्रा, ये सब नेचुरल फाइबर्स हैं। और जो फाइबर जो जिसको आदमी बनाता है वो कहते हैं उनको सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर्स। आगे है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बीड जॉइंट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। देखिए, जैसे एक ये बीड है, इसमें एक धागा लगा हुआ है और उसके चारों तरफ ये छोटे छोटे से जो है बीड्स लगाए गए हैं, मणके बोल सकते हैं, मणके लगाए हुए हैं। या एक मान लो जो काफ़ी सारी एक पेपर की क्लिप है, ये 1 2 3 4 ये ऐसे ये इकट्ठे कर रखी है, एक चेन बना रखी है। तो कहेंगे इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है। ये है, एक ये चेन है, ये इन दोनों की सिमिलैरिटी है जो हमें देखने से ही लग रही है। और इसमें सेम स्मॉल टाइप की जो यूनिट्स हैं वो इकट्ठे लगी हुई हैं। जैसे इसमें पेपर क्लिप है, ये सब पेपर क्लिप एक साइज़ की हैं, एक इनका वेट है ऑलमोस्ट, तो ये एक जैसी ही पेपर क्लिप लगी है और इसमें एक जैसे ही ये बीड लगे हुए हैं। ठीक है। ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। देखिए, जो सिंथेटिक फाइबर है वो एक चेन है छोटे छोटे यूनिट्स की, और जो यूनिट है वो एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है। मैनी सम स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पोली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट या यूनिट। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट। देखिए, जब ये छोटी छोटी सी जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो जुड़ जाते हैं तो उसे पॉलीमर बोलते हैं। और ये जो पॉलीमर है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पोली का मतलब है मैनी, काफ़ी सारी, और मर का मतलब है पार्ट। तो जो पॉलीमर है वो काफ़ी सारी रिपीटिंग यूनिट का बना हुआ है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। जो पॉलीमर है अकर इज नेचर ऑल्सो, ये पॉलीमर है वो नेचर में भी अकर करते हैं। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर कोल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। देखिए, जो हमारी कॉटन है वो ग्लूकोज की बनी होती है, छोटी छोटी ग्लूकोज की यूनिट की, और काफ़ी सारे ग्लूकोज की यूनिट को कंबाइन करने के बाद सेल्यूलोज बनता है। ठीक है। और जो सेल्यूलोज है वो एक पॉलीमर है। आ गया समझ में। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। रेयोन। यू हैव आपने अपने घर पे भी सुना होगा, अरे ये तो मैं रेयोन की टी शर्ट लेके आया हूँ, ये मेरा रेयोन का सूट है। तो ये रेयोन क्या होता है? नॉर्मली ये कॉटन और एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस है, उसका भी मिक्स होता है। वो थोड़ा सॉफ्ट भी है और मतलब काफ़ी लचीला सा भी है। ठीक है। यू हैव heard You have read in class 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody.
Attempts were made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क. देखिए जो सिल्क का जो फाइबर था वो चाइना में बनता था, लेकिन इसको एक सीक्रेट की तरह रखा गया काफ़ी समय तक. लेकिन जो लोग थे सब वो इसका जो टेक्सचर था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, इसलिए उसको बनाने के काफ़ी स्टेप्स उठाए गए. और 19th सेंचुरी के आते आते आखिरी में साइंटिस्ट को एक ऐसा ही एक फाइबर जैसा सिमिलर सब्सटेंस मिल गया जो सिल्क के जैसा था, और ये वुड के पल्प से बनाया गया था. और इस फाइबर को कहते हैं रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क. ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स wood pulp, yet it is a man-made fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fiber. It can also be dyed in wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheet और मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट्स. देखिए वैसे तो जो रेयन है वो एक नेचुरल सब्सटेंस से मिलता है, हालांकि इसको आदमी ने ढूंढा था, बनाया था, तो इसलिए ये एक सिंथेटिक फाइबर है. ये जो फाइबर है ये सिल्क से सस्ता है लेकिन सिल्क के जैसे ही दिखता है. ठीक है, इसको हम अलग अलग कलर में भी डाई कर सकते हैं और कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट भी बना सकते हैं या और कपड़े भी बना सकते हैं या वूल के साथ मिक्स करके कारपेट भी बना सकते हैं. देखिए यहाँ पे फिगर है 3.3, फिगर 3.2 आर्टिकल्स मेड फ्रॉम रेयन. ये कारपेट होगी, ये कपड़े हो गए, ये सब रेयन से बनाए गए हैं. आगे है नाइलॉन. नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर. In 1931, it was made without using natural raw material from plants or animals. It was prepared from coal, water and air. It was first fully synthetic fiber. देखिए जो नाइलॉन है ये फर्स्ट फुल सिंथेटिक फाइबर था. ये बिना कोई भी प्लांट या एनिमल के यूज़ किए गया बनाया गया था. इसको 1931 में इसको कोयला, वाटर और एयर की वजह से बनाया गया था. ठीक है, नाइलॉन क्या है? नाइलॉन फाइबर वो स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. देखिए जो नाइलॉन है ये बहुत ही मजबूत फैब्रिक है. इसकी इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक की जैसे थोड़ा सा खींच भी जाता है और लाइट भी है, इस वजह से काफ़ी पॉपुलर भी हो गया और इसको वॉश करना भी काफ़ी इजी है. और इसमें लस्ट्रस मतलब इसमें थोड़ी शाइन भी है. वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज सॉक्स, रोप, टेंट, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग, कर्टन्स एट्सेट्रा. देखिए काफ़ी सारी जो चीज़ें हम आजकल भी यूज़ करते हैं, सॉक्स होगी, रोप रस्सी होगी, टेंट हो गए, टूथ ब्रशेज़ हो गए, कार सीट की जो बेल्ट हैं वो ध्यान भी दिया होगा कितनी चिकनी चिकनी सी हैं, स्लीपिंग बैग होगी, ये सब नाइलॉन के बने होते हैं. आगे है जो नाइलॉन है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. फिगर 3.4 ए नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन ए स्टील वायर. देखिए जो नाइलॉन का जो थ्रेड है वो स्टील वायर से भी काफ़ी स्ट्रोंग होता है और ये पैराशूट में बनाने में भी यूज़ करते हैं इसका. आगे है एक्टिविटी 3.1 टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लैम्प. ये एक आयरन स्टैंड ले लिया और इसमें क्लैम्प भी लगा हुआ है. टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, tie it to a clamp so that it hangs freely from it. It is as shown in figure 3.1. देखिए इसको क्लैम्प से बांध दिया गया उस धागे को जो 60 सेंटीमीटर की लेंथ का था. एट द फ्री एंड सस्पेंड ए पैन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट. और जो फ्री एरिया था वहाँ पे एक पैन को टांग दो. ठीक है, ये एक धागा लटका दिया और फिर यहाँ पे नीचे पैन रख दिया. एड वेट 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स. और इस पे वेट पर डालते रहो जब तक ये धागा टूट नहीं जाता.
नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, और कितना जो टोटल वेट लगा था उसको टूटने के उसको नोट करो। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, और जितना ये वेट था वो उसकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द थ्रेड ऑफ वूल, पोलिस्टर, सिल्क एंड नाइलॉन, और यही सेम एक्टिविटी को वूल के, पोलिस्टर के, सिल्क के या नायलॉन के थ्रेड के साथ आप रिपीट करो। फिर देखना कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो किस अकॉर्डिंग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है। आगे है पोलिस्टर एंड एक्राइलिक। पोलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। Fabric made from this fiber does not get wrinkled easily. It remains crisp and is easy to wash, so it is quite suitable for making dress material. You must have seen people wearing polyester shirt and other dresses. Terylene is very popular polyester. It can be drawn into very fine fiber that can be woven like other yarn. देखिए जो एक पोलिस्टर है वो भी एक दूसरा सिंथेटिक मटेरियल है। इसका फैब्रिक को जो ये फैब्रिक है उसमें रिंकल मतलब जल्दी से सलवटें नहीं आती और ये बिल्कुल नया जैसा लगता रहता है। इसको वॉश करना भी काफ़ी इजी है, इसीलिए ज़्यादातर जो ड्रेस का मटेरियल है वो इसका पोलिस्टर का ही बनाया जाता है। आपने कई पोलिस्टर की शर्ट भी डाल रखी होंगी या कुछ ड्रेसेस में इसका ही यूज़ होता है। और एक पोलिस्टर है जो पॉपुलर है वो है टेरिलिन। टेरिलिन इज़ ए पॉपुलर पोलिस्टर, और इसको बहुत ज़्यादा फाइन फाइबर मतलब बिल्कुल पतले पतले फाइबर में भी हम बना सकते हैं, और जिसको इट कैन बी वोवन लाइक अदर यार्न। देखिए जो दूसरा कपड़े हैं दूसरे फाइबर की तरह ही इसको भी हम बुन सकते हैं। PET polyethylene terephthalate is very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, film, wires and many other useful प्रोडक्ट। देखिए जो PET है ये भी एक पोलिस्टर है और इसको बोटल्स का, यूटेंसिल्स का, फिल्म, वायर्स और दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में इसका काफ़ी यूज़ होता है। देखिए जो पोलिस्टर है पोली प्लस ईस्टर, पोली मतलब काफ़ी सारा और ईस्टर भी एक केमिकल्स है, एक मैन मेड आर्टिफिशियल एक सब्सटेंस है जिसकी फ्रूट जैसी स्मेल होती है। और फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स पोलीकोट, पोलीवूल, टेरिकोट एटसेट्रा। एट द सेम एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर्स। पोलीकोट इज ए मिक्सचर ऑफ पोलिस्टर प्लस कॉटन। पोलीवूल इज ए मिक्सचर ऑफ पोलिएस्टर प्लस वूल। देखिए जो पोलिस्टर है, पोलीकोट है, वो पोलीस्टर प्लस कॉटन का मिक्सचर है। कॉटन का पीछे से TON निकाल दिया और पोलिस्टर का पोली ले लिया। ऐसे ही जो पोलीवूल है उसका भी वो पोलिस्टर की बनी है और वूल की बनी है। इसका जो लास्ट है वो वूल सेम रह गया और पोलिस्टर का पोली कर दिया। ठीक है, आगे है वी वियर स्वेटर एंड यूज शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, though they appear to be resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas cloth made from acrylic are relatively cheap. They are available in variety of colors. देखिए जो हम सर्दियों में स्वेटर या जो शॉल डालते हैं, जो ब्लैंकेट लेते हैं, वो ज़्यादातर नेचुरल वूल की नहीं बनी होती, क्योंकि इतनी सारी वूल इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और वो काफ़ी कॉस्टली भी होती है। ये जो दूसरा एक जो सिंथेटिक फाइबर है एक्राइलिक, इसकी बनी होती है। और ये जो एक्राइलिक है इसको हम काफ़ी अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल होता है। ये द सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। देखिए जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो नेचुरल फाइबर के कंपेयर करें तो काफ़ी लंबे समय तक भी चलते हैं और ईजिली हम उसको अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि वो इतने कॉस्टली भी नहीं होते, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। आगे है यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑन बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7th. What did you observe?
When you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from that of natural fiber. You must have noticed that synthetic fiber melt on heating. This is actually a disadvantage of synthetic fiber. If clothes catch fire, it can be disastrous. देखिए, अगर हम नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को अगर हम जलाएंगे तो इन दोनों के जो बर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी डिफरेंट होता है. जो नेचुरल फाइबर है वो ऐसे मेल्ट नहीं होता, जो सिंथेटिक फाइबर है वो काफ़ी मेल्ट हो जाता है. और यही एक उसके डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर उसके किसी ने कपड़े डाल रखे हैं और वहाँ पे आग लग जाए तो वो मेल्ट होने लग जाएगा और वो काफ़ी डिजास्ट्रस हो जाएगा. ये जो फैब्रिक है वो बॉडी से स्टिक हो जाएगा और जो जिस आदमी ने वो डाल रखी है और फिर निकालना या वो बॉडी की जो स्किन है उसको काफ़ी डैमेज कर देगा. इसलिए किचन में या लैब में काम करते समय हमें सिंथेटिक कपड़े नहीं डालने चाहिए. ठीक है, आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fiber possesses unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. देखिए, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनके अपने अपने कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से कुछ जल्दी जल्दी ड्राई हो जाएंगे, कुछ ड्यूरेबल होएंगे, मतलब उनको कैसे ही यूज़ कर लो, कुछ कम एक्सपेंसिव होएंगे, कुछ इतने जल्दी हमें ईज़िली हमें हर जगह वो मिल जाएंगे, उनको मेंटेन करना भी काफ़ी इजी होगा. ये सब करेक्टरिस्टिक्स है सिंथेटिक फाइबर की. एक्टिविटी है 3.2. Take two cloth pieces of same size, roughly half a meter square each. One of these should be from natural fiber, the other could be a synthetic fiber. You can make help of your parents in selecting these pieces. Soak the pieces in different mug, each containing the same amount of water. Take the pieces out of container after 5 minutes. Spread them in the sun for a few minutes. Compare the volume of water remaining in each container. देखिए, 2 पीसीज लो सेम साइज़ के, करीब आधा मीटर के. एक नेचुरल फाइबर होना चाहिए और एक सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए. इनको अलग अलग मग में रख दो जिसमें सेम पानी है. थोड़ी देर बाद उनको निकालो और उसको धूप में सुखा दो. फिर आप देखना कि मग में कितना पानी बचा हुआ था. जो ये एक्टिविटी है वो बताती है कि जो सिंथेटिक फाइबर थे उसने कम वाटर सोक किया या ज़्यादा सोक किया, या नेचुरल फाइबर ने ज़्यादा सोक किया. देखिए, आप डिपेंड करेगा कि आप कौन सा फाइबर लेते हैं और इससे पता चल जाएगा कि आपके पेरेंट्स की हेल्प से पता चल जाएगा कि उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, कॉस्ट या मेंटेनेंस इन फैब्रिक की जो नेचुरल फाइबर है उनसे कंपेयर करें तो क्या है. आगे है प्लास्टिक. You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. देखिए, अब हम प्लास्टिक के बारे में समझेंगे कि फिगर 1 में है लीनियर मतलब जैसे एक लाइन में ये बॉक्स से रखे हुए हैं. और आगे है क्रॉस लिंक मतलब ये लाइन में भी है और ऊपर नीचे यहाँ पे ये लिंक में भी हो रखे हैं, इसलिए इसको क्रॉस लिंक अरेंजमेंट बोलते हैं. जो प्लास्टिक है, plastic is also a polymer like synthetic fiber. All plastic do not have the same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas in other it is cross link. देखिए, यहाँ पे लीनियर जैसे एक लाइन में इनकी यूनिट्स हैं और ये सेकंड है इसमें क्रॉस लिंक है, आपस में लिंक हो रखी है. Plastic articles are available in all possible shapes and sizes as you have seen in figure 3.7. इसमें देखिए अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज हैं, ये सब प्लास्टिक की बनी हुई हैं. हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज़ पॉसिबल? क्या तुमने सोचा ही कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि जो प्लास्टिक है वो ईजिली मोल्डेबल है, उसको ईजिली मोड़ तोड़ सकते हैं, उसको किसी भी टाइप के शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. और जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल हो सकता है, रीयूज़ हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है, मेल्ट कर सकते हैं, शीट में रोल कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं. इसलिए इसके काफ़ी सारे वैरायटी है सोर्स की यूज़ करने की. आगे है पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन.
ये एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक का। ये ज़्यादातर पॉलीथीन बैग को यूज़ करने में बनाया जाता है। Now try to bend a piece of plastic yourself. Can all the plastic articles be bent easily? देखिए हर टाइप का प्लास्टिक है वो इजीली हम बेंड नहीं कर सकते। कईयों को इजीली बेंड कर लेते हैं लेकिन कई जल्दी ही टूट जाते हैं। You will observe that some articles can bend easily while some break when forced to bend. When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. Such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. देखिए थर्मो का मतलब है हीट, प्लास्टिक। देखिए जो प्लास्टिक थोड़ी सी हीट देने से ही जल्दी बेंड हो जाते हैं उन्हें थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। Polythene and PVC are some example of thermoplastic. These are used for manufacturing toys, comb and various type of container. देखिए आपने कई बार देखा होगा, कई बार अगर जो प्लास्टिक के जो हमारे घर में कंटेनर्स हैं उसमें अगर चिमटा लग जाए या कुछ भी गर्म चीज़ वो तवे के पास रखा जाए तो वो बेंड हो जाता है। ऐसे ही ये जो डिब्बे हैं हमारे जो हम बाथरूम में यूज़ करते हैं, अगर ज़्यादा गर्म पानी डाल दें तो उनकी भी थोड़ी शेप बिगड़ जाती है। तो ये जो सारे थर्मोप्लास्टिक के जो एग्जाम्पल है उसमें पॉलीथीन और पीवीसी आता है। आगे है ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। अगर उनको एक बार बना दिया तो वो मोल्ड नहीं होते, वो नहीं मुड़ते, हीट करने के बाद उनकी शेप चेंज नहीं होती। इनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कि मतलब हीट देने के बाद भी वो एक जगह ही सेट रहते हैं, वो शेप चेंज नहीं करते। उनको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनके एग्जाम्पल हैं बेकेलाइट या मिलामाइन। बेकेलाइट क्या है? एक पुअर कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स। देखिए आपने देखा भी होगा, हम जो घर में जो पैन वगैरह हैं जिसमें हम चाय वगैरह बनाते हैं तो उसमें ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस लगा होता है, वो एक बेकेलाइट है, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का भी। और जो हमारे घर में जो स्विचेस हैं वो भी सारे मेलामाइन के बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं, सॉरी। जो मेलामाइन है वो एक वर्सेटाइल मटेरियल है, वो फायर से भी रेसिस्ट करवाता है, टॉलरेट हीट को भी टॉलरेट कर सकता है कंपेयर करें दूसरे प्लास्टिक के। वो फ्लोर की टाइल्स को बनाने में भी यूज़ करते हैं, किचन वेयर, घर के जो कुछ सामान है किचन का उसको बनाने में भी यूज़ करते हैं। और फैब्रिक वो है वो फायर को भी रेसिस्ट करता है। देखिए इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। ये है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के स्विच बनाए गए हैं, छोटे छोटे यूटेंसिल्स, प्लेट वगैरह, और ये है वायर वगैरह बनाई है, ठीक है। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस टुडे इफ यू थिंक ऑफ स्टोरिंग ए फूड आइटम, water, milk, pickles, dry fruit, etc. Plastic containers seem most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength and easy handling. देखिए आजकल ज़्यादातर हम अपनी चीज़ें हैं वो प्लास्टिक के कंटेनर को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लाइट वेट के हैं, उनका प्राइस भी कम है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है और इनको हैंडल करना भी ईजी है, टूट फूट भी ज़्यादा इतनी नहीं होती। बीइंग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स, plastic are used in car, aircraft and spacecraft too. The list of endless is we start counting articles like sleeper, furniture, decoration pieces, etc. देखिए जो प्लास्टिक है उनका इतनी काफ़ी जगह पर यूज़ होता है और ये काउंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आगे है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। देखिए जो हमने देखा था, जो मेटल्स हैं जैसे आयरन है, आयरन में जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है अगर उसको मॉइस्चर और एयर में ऐसे ही नॉर्मली रखा जाए। लेकिन जो प्लास्टिक है वो हवा और पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते और वो जल्दी करोड मतलब वो ख़राब भी नहीं होते, इसलिए उनका यूज़ किया जाता है काफ़ी टाइप के मटेरियल को स्टोर करने के लिए। इवन उसमें केमिकल्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। जो प्लास्टिक है वो लाइट है, काफ़ी मजबूत है और ड्यूरेबल है, उसको मतलब अलग अलग हम शेप्स वगैरह दे सकते हैं। आगे है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर क्या कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को
का पुअर कंडक्टर है उसमें से वो पास नहीं होने देते। इसलिए जो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वायर हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग्स हैं, और जो स्क्रू ड्राइवर है जैसे जो पेचकस है या वहाँ पे भी प्लास्टिक लगा होता है, क्योंकि ये हीट या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते। आगे है टेबल 3.3 टाइप ऑफ वेस्ट, अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डीजनरेट और नेचर ऑफ मटेरियल। इससे पहले हम करेंगे प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. This is not one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our home. Ultimately, plastic finds its way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? देखिए आजकल हम कहीं पे भी जाएं प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। प्लास्टिक के पॉलीथीन बैग्स हो गए, या ये ज़्यादातर क्या हम यूज़ करेंगे और गार्बेज में इनको फेंक देंगे। इसकी वजह से जो प्लास्टिक है उसको डिस्पोज करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। देखिए बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक बैक्टीरिया या किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जो मटेरियल जल्द ही डिकम्पोज हो जाए उसे बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, और जो इजीली नेचुरल प्रोसेस के हेल्प से डिकम्पोज ना हो उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। देखिए जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको ईजिली डिकम्पोज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये टेबल है 3.3, इसमें हम देखते हैं कि जो वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो पील्स हैं और जो छिलके वगैरह है या जो बचा हुआ है वो 1 से 2 हफ्ते में बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, उसको डिकम्पोज करना ईजी है। पेपर है वो 10 से 30 दिन लेता है डिकम्पोज होने में। कॉटन के कपड़े हैं 2 से 5 महीने लेते हैं। वुड है वो 10 से 15 साल लेता है। वुलन क्लोथ्स हैं कम से कम 1 साल ले लेती है, लेकिन वो सब ये सब हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन जो टिन है, एल्यूमिनियम है, अदर जो मेटल के कैन है वो 100 से 500 साल लेते हैं और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। प्लास्टिक के बैग्स हैं वो काफ़ी साल लेते हैं और वो भी डिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, आगे है Since plastic take several years to decompose, it is not environment friendly. It causes environmental pollution. Besides, the burning process in synthetic material is quite slow and it does not completely burn easily. In the process, it releases lots of poisonous fumes into atmosphere causing air pollution. देखिए जो प्लास्टिक है एक तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है क्योंकि उसको डिकम्पोज होने में काफ़ी टाइम लगता है, और अगर हम इसको जलाएं तो ये डिकम्पोज भी ये कम्प्लीटली नहीं जलता, और जब ये जलता है तो इस प्रोसेस में काफ़ी जहरीली धुआं गैसेस उसको रिलीज करता है जो हमारा एयर पोल्यूशन बढ़ा देती है। देखिए अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, जितना यूज़ हो सके उसको कम करें। आजकल पॉलीथीन बैन पे भी बैन लगा हुआ है। लोग घर से ही अपना बैग है वो लेके जाते हैं, या जो कागज़ के बैग्स हैं उसको यूज़ करते हैं, या जो रीयूजेबल जो प्लास्टिक है उसको यूज़ किया जाता है। Make use of bags made of cotton and jute when you go for shopping. The biodegradable food and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately. देखिए ये बायोडिग्रेडेबल और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो अलग अलग उनको इकट्ठा करें और डिस्पोज भी अलग अलग करें। प्रैक्टिस करें अपने होम में। देखिए आजकल हम देखते हैं कि जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत गीला कचरा, सूखा कचरा, और उसमें भी ग्रीन, रेड या अलग अलग टाइप के वो बॉक्स रखे होते हैं, उसमें ये जो बायोडिग्रेडेबल और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है उसको डालना चाहिए। It is best to recycle plastic waste. Most of the thermoplastic can be recycled. Make a list of items that can be recycled. देखिए काफ़ी सारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो रिसाइकिल हो सकता है और हमें रिसाइकिल का ही प्रोसेस यूज़ करना चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर 5R के प्रिंसिपल को हमेशा याद रखो। रिड्यूस सबसे पहले है, रिड्यूस की मतलब उसका यूज़ ही कम करो।
रीयूज़, अगर हम दोबारा से अगर हम उसको यूज़ कर सकते हैं उसको रीयूज़ करो। रिसाइकल, उसका रिसाइकल करो। रिकवर करो एंड रिफ्यूज़ करो, कि हमें प्लास्टिक नहीं यूज़ करना, उसको रिफ्यूज़ करो। आगे है, ये हमारा चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। इसमें हमने सीखा कि सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक लाइक नेचुरल फाइबर आर मेड ऑफ वेरी लार्ज यूनिट्स कोल्ड पॉलीमर। पॉलीमर आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स। देखिए, जो सिंथेटिक फाइबर या प्लास्टिक जिसे हम बोलते हैं, वो भी नेचुरल फाइबर की तरह छोटी छोटी काफ़ी यूनिट्स का बना होता है, जिसे हम पॉलीमर बोलते हैं। While natural fiber are obtained from plants and animal, synthetic fiber are obtained by chemical processes of petrochemical। देखिए, नेचुरल फाइबर है वो प्लांट से एनिमल से मिलता है, जो सिंथेटिक फाइबर है वो काफ़ी सारे केमिकल प्रोसेस के करने के बाद मिलता है, जिसे हम पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर यूजेस वाइड रेंजिंग फ्रॉम मैनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक रोप्स, बकेट, फर्नीचर, कंटेनर्स टू हाईली स्पेशलाइज्ड यूज इन एयरक्राफ्ट, शिप, स्पेस। देखिए, जो सिंथेटिक फाइबर है उसका यूज़ रस्सी में, बकेट में, फर्नीचर में, कंटेनर में, एयरक्राफ्ट, शिप, स्पेसक्राफ्ट, हेल्थ केयर, हर जगह इसका यूज़ हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर, दे आर कॉल्ड रेयोन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक। देखिए, जो उनका वो किस टाइप का जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, उसके हिसाब से उनको रेयोन, नाइलॉन, पॉलिस्टर या एक्राइलिक बोला जाता है। द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर डिफर फ्रॉम वन अनदर इन द स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, नेचर ऑफ बर्निंग, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी एटसेट्रा। देखिए, जो फाइबर हैं ये सारे एक दूसरे से अलग होते हैं, उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ को लेकर, कैपेसिटी कितनी है उनकी, उनका नेचर क्या है बर्निंग का, उनकी कॉस्ट कैसी है। Today, life without plastic cannot be imagined, be it home or outside. Plastic is everywhere। देखिए, जो प्लास्टिक है वो हर जगह है, घर पे हो या बाहर हो। The waste created by plastic is not environment friendly. On burning, plastic releases poisonous gases. On dumping in ground, they may take years to degenerate. दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। देखिए, जो प्लास्टिक है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, और उसको डिकम्पोज करना उसमें कई हज़ारों साल लग जाते हैं, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल एक नेचर है उसका। We need to use synthetic fiber and plastic in such a manner that we can enjoy good qualities at the same time, minimizing the environmental hazard for living communities। देखिए, हमें जो 5 प्रिंसिपल थे आर वाले वो हमें यूज़ करने चाहिए। हमें प्लास्टिक का कम यूज़ करना चाहिए, उसको रिसाइकिल करना चाहिए, ये सब हमें चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। हमारा चैप्टर अब ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।